डियर स्टूडेंट, फंडामेंटल राइट के वेब सीरीज नंबर 4 में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम प्रीवियस ईयर यूपीएससी में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और वो करके जो हमने फंडामेंटल राइट में भी पढ़े हैं, यानी आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 और जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसको लेकर के हम लोग इस सारे चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या था, पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, ये 2024 में ये क्वेश्चन आया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो सब जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डियर स्टूडेंट, फंडामेंटल राइट के वेब सीरीज नंबर 4 में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से आए हुए हैं, और कुछ जो फंडामेंटल राइट्स से हैं उसको हम लोग आज डिटेल्स में समझेंगे। जैसे ये जो क्वेश्चंस है जो आपके स्क्रीन पर है वो क्या है, हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टूक ओवर। क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के वो अस्थायी सभापति कौन थे? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये हम लोग जानते ही हैं। वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने कब? 9 दिसंबर 1946। ये क्या है? संविधान सभा के वो अस्थायी अध्यक्ष, या इनको हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं, यही क्या थे? प्रोटेम स्पीकर थे। ठीक। दूसरा क्या था? विथ रिफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1935। जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करें ना, तो कुछ चीज़ों को अंडरलाइन करना सीख लीजिए। कहाँ का पूछा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है, इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ यानी फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और यही वाला बात आप देखिएगा 1946 में जब बेबल आए थे, बेबल प्लान, इसी वाले बात को भी कहा गया था। ठीक है। दूसरा क्या था? रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के अधीन रखा गया। नहीं, ये वाला लाइन गलत था। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। संविधान में से कौन सा कथन किसी देश के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस। ये एक लाइन को हमेशा अंडरलाइन करके रखिएगा, चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अ कंट्री। पहला क्या है? यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है। ठीक है। संविधान क्या है? सर्वोत्तम विधि है। ये वाला लाइन सही है। ठीक है। यह राजनीतिक पदों और सरकारों के सृजन को सुकूल बनाता है। ठीक ना। तीसरा क्या? सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। और चौथा क्या है? यह सामाजिक न्याय, समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत करता है। ठीक ना। तो इसका देखिएगा चारों, अगर आप देखिएगा विधि का निर्माण है, भाई बिल्कुल संविधान क्या है? सुप्रीम लॉ है। लेकिन जब आपसे चीफ पर्पस पूछा गया ना, मुख्य प्रयोजन क्या है, तो मुख्य प्रयोजन क्या है संविधान का? ये सरकार की शक्ति को परिभाषित करता है और इसको सीमाबद्ध कर देता है। और आपको मैंने कहा भी था फंडामेंटल राइट में बड़ा अच्छा सा, जहाँ की सरकार की शक्तियाँ कम होती है या जहाँ की सरकार की शक्ति सीमित होती है, वहीं से फंडामेंटल राइट क्या होता है? प्रारंभ होता है। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने देखा। ये 2023 में था, इससे पहले जो थे वो 2024 में आए हुए क्वेश्चंस थे। और यूपीएससी का क्वेश्चंस अगर आप एक बार बना लेंगे, मैं कई बार बोलता भी हूँ यूपीएससी वाले छात्र को भी, कि अगर आप एक बार यूपीएससी के क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस कर लो, देखो आपका सिलेक्शन बहुत तेज़ी से होगा। लेकिन कई छात्र होते हैं जो नहीं सर यूपीएससी करना है, यूपीएससी मेरे बस की नहीं। तो आप जब इसका क्वेश्चन का लेवल देखिएगा, अगर इसी क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको हर जगह आपको लगेगा पहला ऑप्शन भी सही है, आपको लगेगा दूसरा ऑप्शन भी सही है, आपको लगेगा तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। ठीक है। लेकिन तो आपको क्या पकड़ना पड़ता है? उसके वर्ड को। अगर आपने इसके वर्ड को पकड़ लिया, आप इसका आंसर कर देंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने चूँकि प्रीवियस क्लास में
आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 हम लोगों ने अच्छे से कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, आर्टिकल 14 14 क्या कहता है कि राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को, एक लाइन आप अच्छे से पकड़िएगा, कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये दो लाइन बहुत ही फेमस है। एक क्या है, कानून के समक्ष समता, इसका क्या मतलब हो कि राज्य किसी व्यक्तियों में भेदभाव नहीं करेगा। पहला क्या दिया, भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा क्या है, ठीक ना, दूसरा क्या होता है यहाँ पे, विधि का शासन, ठीक ना। तीसरा क्या होता है, कानून के नज़र में सब बराबर। कानून के नज़र में सब बराबर, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल 14 का जो पहला पार्ट है, क्या, कानून के समक्ष समानता। ये क्या बोलता है कि कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, कानून के नज़र में विधि का शासन होगा, कानून के नज़र में क्या होंगे, सब बराबर होंगे। लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर मैं बोलूँ ना कि कानून के समक्ष समानता का जो अगर चीफ पर्पस है, ये क्या हो सकता है, तो चीफ पर्पस क्या है इसका, क्या, विशेषाधिकार किसी को नहीं मिलेगा। ये इसका चीफ पर्पस है कि कोई ये नहीं कह दे कि मुझे कोई स्पेशल लॉ से कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं, ठीक है। ये इसका चीफ पर्पस है कि कानून के नज़र में किसी को भी क्या नहीं दिया जाएगा, आपको विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है कि कानून के समक्ष सब बराबर हैं, ठीक ना। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल पर, राष्ट्रपति और राज्यपाल पर अगर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो जब तक ये अपने पद पर रहेंगे, जब तक ये अपने पद पर रहेंगे, उन पर कार्रवाई रुक जाएगी। या कार्रवाई ही नहीं होगी। या कार्रवाई ही नहीं होगी। तो ये क्या, राष्ट्रपति और राज्यपाल को पर जो विधि के समक्ष समान है कि हम किसी को विशेषाधिकार नहीं देंगे। पहला विशेषाधिकार कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो जब तक अपने पद पे बने रहेंगे उन पर कोई क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। अगर कोई क्रिमिनल केस है तो वो रुक जाएगा या तो उन पर चलेगा ही नहीं, पहला। दूसरा, अगर उनके ऊपर कोई सिविल मामला है, मान लीजिए कि ज़मीन हड़पने का मामला हो या डाइवोर्स का मामला हो, तो क्या होगा, इसके लिए 2 महीना पहले आपको बताना होगा कि हमारा राज्यपाल के साथ क्या रिश्ता है। 2 महीना के बाद अगर न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाएगी तो सिविल मामले चलेंगे, किसके ऊपर, राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर, ठीक है। तो ये इनको क्या मिला हुआ है, ये इनको विशेषाधिकार है, ठीक। दूसरा, अगर संसद का सत्र चल रहा है या विधानसभा का सत्र चल रहा है तो 40 दिनों तक सांसद और एमपी साहब की गिरफ्तारी नहीं होगी। विशेष परिस्थिति में गिरफ्तारी करनी पड़ी तो किनसे लेना पड़ेगा,
अगर लोकसभा में तो लोकसभा अध्यक्ष से, अगर राज्यसभा में है तो उपराष्ट्रपति से, विधानसभा में तो विधानसभा के सभापति से, या विधान परिषद के सभापति से आपको क्या लेना होगा, परमिशन लेना होगा, तभी इनकी गिरफ्तारी संभव है, नहीं तो संभव ही नहीं है। ठीक, ये भी एक क्या है, एक विशेषाधिकार है। तीसरा जो कि भारतीय संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, वो चलता कैसे है, यूएन चार्टर से। जैसे यूनाइटेड नेशंस के कोई व्यक्ति, मतलब कोई एजेंसी अगर यहाँ पे कोई जांच में आई हुई है, या यूनाइटेड नेशन ने किन्हीं को भेजा है, उनको भी छूट मिला हुआ उनकी गिरफ्तारी पे। चौथा, जो फॉरेन एम्बेसडर हैं उन पर भी ये रूल लागू नहीं होता है, उनके 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 भी गिरफ्तारी पे क्या है, एक तरीके से रोक है। अधिकतम क्या हो सकता है, अगर उनके ऊपर क्रिमिनल केस हो जाए तो अधिकतम ये हो सकता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, भारत देश को छोड़ना पड़ेगा। या हमारे एम्बेसडर अगर किसी विदेश में हैं तो उन पर भी यही रूल लगता है, सेम। लेकिन ये दोनों बातें भारत के संविधान में कहीं भी लिखी हुई नहीं है, ठीक है। भारत कानून के समक्ष जो समानता है, ये क्या है, ये एक नेगेटिव थॉट है, एक नकारात्मक है। ये लिया कहाँ से गया है बाबू, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ऐसे नहीं कह दो ना, कानून के नज़र में सब बराबर है, एक माँ के 4 बच्चे हैं, चारों बराबर है, ऐसा नहीं हो सकता। चारों में कोई ना कोई तो विभेद माता जी करती ही होंगे। उसी तरीके से ये कह देना कि कानून के नज़र में सब बराबर है, तो एक धनी आदमी जो कि बहुत ज़्यादा टैक्स देता है और एक गरीब आदमी जो मंदिर के बाहर बैठा रहता है, तो जो मान सपोज कीजिए कि अंबानी साहब प्रधानमंत्री के साथ सीधे आके मिल लेते हैं, या अडानी साहब मिल लेते हैं, क्या एक गरीब व्यक्ति मिल सकता है? तो नहीं मिल सकता, ठीक है। भले प्राइम मिनिस्टर कुछ भी कह दें, गरीबों के लिए मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं, ये सिर्फ कहने वाली बात है, ठीक है। तो ये क्या है, एक नकारात्मक पक्ष है। तो ये कहाँ से लिया गया है, यूके से। दूसरा क्या है, समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 2 पेड़ है, कोई व्यक्ति क्या है, लंगड़ा है, दोनों को एक दौड़ में आप शामिल नहीं कर सकते। तो उसमें क्या होगा, या तो जिसके पास 2 पेड़ हैं उसको 2 किलोमीटर दौड़ना हो, मान लेते हैं, उसकी टाइम लिमिट बढ़ा देगा। जिसके पास 1 पेड़ है उसको कह देगा जी नहीं जी, आपके जो है आपका टाइम लिमिट इतना ही है, ठीक। या ऐसा भी हो सकता है यहाँ से इक्वालिटी लाने के लिए क्या लाया जा सकता है, यहाँ पे आरक्षण। क्या लाया जा सकता है यहाँ पे, आरक्षण, ठीक है ना। तो सामान्य संरक्षण लाने के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है, आरक्षण भी ला सकती है, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है आपका यूएसए से, ठीक है। और ये क्या है, एक सकारात्मक प्रतिक्रिया है कि कानून के नज़र में कानून क्या करेगा, समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, मतलब सबको इक्वल हम ट्रीट करेंगे, इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ द लॉ, यही कहा जाता है। और इसको कहा जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, ठीक ना। तो ये कब आता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून के समक्ष समानता, जब आपको नेचुरल जस्टिस देना हो। ये आप एकदम जान जाइएगा, इसको आप हिंदी में कह सकते हैं नैसर्गिक न्याय, ठीक है। अब ये जो है ना, समान आरक्षण से वंचित नहीं करेगा, इसका भी कई एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस कौन कौन सा है, 15(3), 15(4), 15(5), 15(6), 16(3), 16(4), 16(5) और 16(6), ठीक है ना। आप इसको पढ़िएगा, ये सारे आर्टिकल्स इसको सपोर्ट करते हैं, 15(3), 15(4), 15(5), 15(6), 16(3), 16(4), 16(5), 16(6), ठीक है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो लिया कहाँ से गया है, इसका सेंस का। जैसे एक यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, ये वाला, सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसका क्या मतलब है, इसका भी हमने आपको बताया था। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस पर ये है, ठीक ना। ये 2023 में यूपीएससी ने इसको पूछा है, इस क्वेश्चन को। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है।
ये पहला लाइन याद रखिएगा, पहला धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और क्या है, जन्म स्थान के नाम पे क्या नहीं करेंगे, ठीक ना, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ये बस देखने में आपको लगता है, लेकिन आपसे अगर जैसे यूपीएससी में कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ देते हैं कि भारत भले ही अनुच्छेद 15(1) या 15 को अगर हम देख लें, धर्म, जाति, मूल वंश के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करता है, लेकिन आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि आप ये बताइए कि कोई एक ऐसा मुहावरा सुनाइए या कोई एक ऐसा कहावत सुनाइए जिससे ये साबित हो जाए कि नहीं भारत में जाति बेस्ड है। तो ये पूछा जाता है, जैसे आप बोल सकते हैं कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। एक गंगू तेली एक जाति है, ठीक ना, तो आपने मुहावरा में भी क्या डाल रखा है, एक जाति विशेष को, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इंटरव्यू में कई बार, ठीक है ना। 15 तो क्या कहता है ना कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर निम्नलिखित के संबंध में किसी निर्भरता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। क्या क्या नहीं होगा भाई, कि दुकानों, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुंच। आप उसको ये किसी भी व्यक्ति को आप यहाँ पे दुकान में जाने पे, सार्वजनिक रेस्टोरेंट में, होटल में, कोई अगर मनोरंजन का साधन है, यहाँ पर भी नहीं रोक लगा सकते। और कहाँ नहीं लगा सकते, कुओं में नहीं लगा सकते, तालाबों में नहीं लगा सकते, स्नान घाटों में नहीं लगा सकते, सड़क पे नहीं लगा सकते, सार्वजनिक समागम है पर नहीं लगा सकते, ठीक ना। या ऐसे जो जहाँ पे राज्य निधि से बनाए गए हों और जहाँ आम जनता के लिए समर्पित हों, ठीक है ना, इस पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा। लेकिन इस पूरे लाइन में अगर आप देखिएगा तो कहीं पर भी एक वर्ड यूज नहीं किया गया है मंदिर। धार्मिक स्थल, अगर मैं इसको एक वर्ड में बोल दूं तो इसका मतलब है कि धार्मिक स्थल के नाम पर भेदभाव किया जा सकता है, ठीक है। और 15(1) और 15(2) का 4 जो हैं वो क्या है, 15(3), 15(4), 15(5) और 15(6), ये क्या है, ये सारे एक्सेप्शंस हैं, ठीक ना, इसी का। ठीक है। 15(3) क्या कहता है कि राज्य अगर चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सुविधा कर सकता है। किसके लिए, महिलाओं और पुरुषों के लिए क्या कर सकता है, विशेष सुविधा कर सकता है। जैसे कि महिला आयोग, वो ये बना सकता है, ठीक है। क्योंकि घरेलू हिंसा किनके साथ होता है भाई, महिलाओं के साथ। हम पुरुषों के साथ तो कभी घरेलू हिंसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। खैर, बच्चों के लिए भी क्या है, विशेष सुविधा का प्रावधान कर सकता है। ये 1 और 2 जहाँ पे साफ लिखा है कि धर्म, लिंग, जाति, अब यहाँ पे लिंग के रूप में भेदभाव, तो लिंग के रूप में भेदभाव क्यों किया गया कि अगर महिलाओं के साथ कोई घरेलू हिंसा या बच्चों के साथ कुछ ऐसी कोई घटनाएं घटती हैं तो राज्य क्या करेगा, इसके लिए कोई स्पेशल कानून बना देगा, भले 15(1) और 15(2) का उल्लंघन क्यों नहीं हो रहा हो, ठीक है। और 15(4) क्या कहता है कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों, किसी वर्ग या अनुसूचित जातियों, जनजातियों को उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगी। अगर ये SC, ST और OBC अगर अपना कोई शैक्षणिक संस्थान अगर ओपन करना चाहे, ठीक है, जो 29(2) में भी है ये सेम आर्टिकल्स, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका इसके लिए सरकार आपको नहीं रोकेगी। देखिए 15(3) में क्या हुआ था ना, एक बहुत ही फेमस केस था, चंपई दुर्रम केस। कभी आप याद कर लीजिएगा, चंपई दुर्रम केस जो उस समय के मद्रास राज्य की थी, ठीक है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये वाला याचिका दायर किया गया था कि कुछ विशेष लोगों को मद्रास रीजन के अंदर आरक्षण दिए जा रहे थे 15(3) में, ठीक ना। और चूंकि इन्होंने एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई किया, लेकिन इनको जो है सीट्स सिलेक्शंस होने के बावजूद भी इनको एडमिशन्स नहीं मिला। तो इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरा सिलेक्शन लिस्ट में नाम है। बस इन्होंने क्या किया, चूँकि कुछ विशेष प्रावधान डाले गए थे वहाँ पे और उस विशेष प्रावधान के कारण मेरा जो सिलेक्शंस नहीं हो पा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था
उस पार्ट को, आरक्षण के उस पार्ट को रद्द कर दिया था। बाद में प्रथम संविधान संशोधन हुआ, जिसमें से जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने क्या किया, इस बात को मेंटेन रखा कि नहीं वो विशेष प्रावधान लागू रहेंगे, मतलब आरक्षण लागू रहेगा। ठीक है। अनुच्छेद 15(5) क्या दिया कि ओबीसी को कहाँ पे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, ठीक ना, इन सब में क्या दिया जाएगा, 27% का आरक्षण। क्या दिया जाएगा, 27% रिजर्वेशंस आपको मिलेगा, चाहे आप सरकार सहायता प्राप्त हो, निजी संस्थान या गैर सहायता प्राप्त हो, यानी हाफ फंडेड हो, फुल्ली फंडेड हो, उससे कोई फर्क नहीं होना, उनको 27% का आरक्षण मिलेगा। ये कब लागू किया गया था, 93वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 2005 में, जिसके तहत ये आरक्षण दिया गया था। ठीक ना। और जो लास्ट है 15(6), इसके लिए 103 संविधान संशोधन हुआ, और जिसमें 10% का आरक्षण, 10% का आरक्षण किसको मिला है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए। ठीक ना, उनको कितना परसेंट का आरक्षण है, 10% का आरक्षण से। ठीक है। तो एक, लेकिन इसमें क्या है ना, क्रीमी लेयर का एक डाटा दिया गया, 8 लाख से ऊपर सैलरी अगर आपके माँ बाप की है, आपके पेरेंट्स की है, तो आपको क्रीमी लेयर्स के तहत आपको ईडब्ल्यूएस में आरक्षण से नहीं मिलेगा, या ओबीसी आरक्षण से भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके फादर की सैलरी अगर 8 लाख से कम है, आपके पेरेंट्स की सैलरी अगर 8 लाख से कम है, तो क्या मिल सकता है, 10% का आपको आरक्षण मिल सकता है। कई बार अगर आप देखिएगा ना, इस वाले लाइन का ना काफ़ी ज़्यादा मिसयूज करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका आईएएस में सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, और उनके फादर ऑलरेडी आईएएस है, तो क्या होता है ना कि आईएएस के बच्चों को ओबीसी रिजर्वेशन मिल नहीं सकता। तो क्या करते हैं, वो 1-2 साल पहले क्या ले लेते हैं, वीआरएस ले लेते हैं। तो अब तो वो आईएएस रहे नहीं, और अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चे के नाम कर देते हैं। अब इनकी संपत्ति हो गई 8 लाख से नीचे, तो वो व्यक्ति भले ही करोड़ों का मालिक क्यों नहीं हो, लेकिन पेरेंट्स का अगर इनकम 8 लाख से कम है, तो क्या कर सकते, ले सकते हैं ओबीसी रिजर्वेशन या ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन ले सकते हैं। तो ये जो पेपरों का जो घोल होता है ना, ये मतलब आपको देखने को मिलेगा। जैसे पूजा खेड़कर के केस में आप देख ही रहे होंगे, उनके पास, उनके पेरेंट्स के पास अथाह संपत्ति थी, तब भी उसने ईडब्ल्यूएस बनाया, और प्रूफ भी हुआ था कि उनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट था, ये जानते हुए भी बना था। तो अभी इनके जांच जारी है इस बात को लेकर के, लेकिन आप देखिएगा बाद में आगे चल के ये निकलेगा, उनके पेरेंट्स ने सारी संपत्ति किनके नाम कर दी थी, इन्हीं के नाम पे। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।